नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम बिहार की और राष्ट्रीय पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई पिता बनने के लिए। तो इस चुनाव की गहमा गहमी के बीच आप बच्चों को समय दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे, आपके जो विशेष हैं उसको लेकर के। और समय इतना परिवार को नहीं दे पा रहे हैं। आज 27 तारीख है, आज मेरे बेटे का 1 महीने का आज हो गया है जी। तो अभी तक 1 महीने, आखिरी बार जब हम कलकत्ता में थे जी। तो उनको लगता है कि अभी 25 दिन से हम मिले नहीं हैं। अच्छा। अभी उतना मुलाकात नहीं हो पाता, बट हाँ, कुछ दिनों में लोग आ जाएंगे तो घर पे रहेंगे तो इंटरेक्शन होगा, समय निकाल लिया जाता है। जी। नहीं तो हम अब राजनीतिक बातचीत करते हैं आपसे। इस चुनाव को लेकर जितने भी सर्वे अभी तक आ रहे हैं उसमें सबकी एक राय ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है, तेजस्वी यादव, वो सबसे चहेते उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन जब वो वोट देने की बारी आ रही तो वो एनडीए को वोट डाल रहे हैं। तो इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डिस्प्यूट किसी के बीच में नहीं है कि आप मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत आगे हैं बाकी लोगों से? देखिए, सर्वे का काम है, सर्वे अपना लोग करते रहते हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं। ज़्यादा ध्यान मेरा उन सर्विस पे नहीं रहता है, अपने काम पे ज़्यादा विश्वास है। और पिछले बार भी 20 के चुनाव में भी सर्वेज में सबसे ज़्यादा दिखाया गया था जी। और सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बन कर के आई थी। मैं तो दावे के साथ कह रहा था उस समय भी कि हमारी सरकार बन गई थी, लेकिन कुछ सीटों पर जो है जबरन जो है हराया गया। और पहली बार इलेक्शन कमीशन ने भी उस बार जो है 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव की गिनती के दिन किया और 4 बजे के बाद काउंटिंग रोक दी थी, 12 बजे हुआ। हालांकि आप देखेंगे जो टोटल बेईमानी के बाद भी जो डिफरेंस था हमारे गठबंधन में और एनडीए में, मात्र 12,000 का डिफरेंस था। जी। और पिछला चुनाव कोविड के समय हुआ था। इस बार हम लोगों को मौका मिला 17 महीने बिहार की जनता का सेवा करने का, और हम लोगों ने करके दिखाया। 20 के चुनाव में हमने बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया था और जो बिहार की जो ज़रूरत थी, बिहार के नौजवानों की जो आवाज़ थी, तो इसमें पूरा हमको समर्थन मिला। और जब मौका मिला सत्ता में आने का 17 महीने में, तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। वही लोगों के हाथों से नियुक्ति पत्र बंटवाया जो समय हमारे चाचा कहते थे कहाँ से पैसा आएगा, इम्पॉसिबल है, अपने बाप के पास से लाएगा। आज वही लोग हमारे जो अभी की भी जो घोषणाएं हैं उसके नकल कर रहे लोग। हमने अभी जैसे मुद्दा उठाया था कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, विधवा पेंशन जो है, उसको 400 से बढ़ा के 1500 कर दी। तो आनंद फानन में सरकार को लगा कि अब हम लोग जाने वाले हैं, महागठबंधन आने वाला है, तो टेंशन में पेंशन को बढ़ाया 1100 रुपये ही किया है केवल। और उस समय आपको पता है बीजेपी ने वित्त मंत्री आई थी 20 में जी। नीतीश जी तो इम्पॉसिबल कह रहे थे, बीजेपी ने लेकिन कहा था 19 लाख नौकरी रोजगार देंगे जी। अब हमारा सवाल है कि तेजस्वी 17 महीने रह के 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तो आप 19 लाख में से कितना नौकरी दिया था? हमारे समय कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उनके समय हमारे जाने के बाद लगातार पेपर लीक। ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जहाँ पेपर लीक ना हो। लोग इंतज़ार करते हैं, समय पर रिज़ल्ट नहीं आता, समय पर परीक्षाएं नहीं होती जी। होता है तो पेपर लीक हो जाता है। लोग अगर नौजवान सड़कों पर अपने अधिकार के लिए उतरते हैं तो ये सरकार जो है लाठी डंडे से पिटवाने का काम करती है। तो लोग जो हैं मौजूदा जो सरकार से बहुत परेशान है। नीतीश कुमार जी इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग गवर्नमेंट विद रिटायर्ड अधिकारीज, ऑफिसर्स, और सब लोग को लग रहा है कि अब हम जाने वाले हैं तो भैया जितना लूटना है लूटो।
सब कोई लूट में लगा हुआ है। भ्रष्टाचार, ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, लोग खुल कर के मांग रहे हैं। मतलब इन्होंने परंपरा बना ली है, एक ट्रेडिशन, एक संस्कृति बना ली है। पहले लोग घूसखोरी करते होंगे तो छुप छुपा के कुछ लिहाज होता होगा, अब तो लिहाज भी नहीं रह गया। ये स्थिति जो है भ्रष्टाचार। आप जहाँ बैठ के आज इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका है। आप देखिएगा, बस इस दीवार के बाहर 4 राउंड गोलियां चली, अब तक गोली मारने वाला पकड़ा नहीं है। बगल में सीएम हाउस है, गवर्नर हाउस है, जज साहब की कोठी है, डेवलपमेंट कमिश्नर का घर है, पीछे मंत्री का, ये लीडर ऑपोजिशन का घर है। भय में है लोग, लगातार बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। ये लोग हम पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, हम तो कहते हैं इनको जमाई आयोग खोल लेना चाहिए। सब जमाइयों को इन्होंने जो है एडजस्ट करने का काम किया है। तो आप स्थिति देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर इधर दाएं बाएं अगर करें तो देखेंगे सब तो उनके पार्टी में या अलायंस पार्टनर जितने लोग हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, और जितने हैं परिवारवादी लोग हैं। नीतीश जी के कैबिनेट में 50% जो लोग हैं वो परिवारवादी लोग हैं। ये स्थिति है। तो हमारा स्पष्ट मुद्दा है कि आप 20 साल सरकार में रहें, 11 साल केंद्र में रहें, फिर भी बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी यहाँ क्यों है? सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ सबसे ज़्यादा क्यों है? शिक्षा चिकित्सा में सबसे नीचे हम क्यों हैं? कोई कारखाना वगैरह, शुगर मिल, जूट मिल आपने चालू क्यों नहीं कराया? जो अनुसंधान केंद्र था मक्के का, आप उसको भी कर्नाटका भेज देते अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाते तो। ना स्पेशल राज्य का दर्जा, ना स्पेशल पैकेज आपने दिया। आपने 11 साल में ऐसा कौन सा काम किया प्रधानमंत्री जी, वो हम जानना चाहते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री, आप शेयर मार्केट में शेयर होल्डर्स को बताते हो कहाँ शेयर लगाओ ताकि मुनाफा हो अमीरों को, लेकिन आप गरीबों से आप चर्चा नहीं करते कि गरीबी कैसे ख़त्म होगी, इसका सलाह नहीं देते, नाकाम करते हैं। बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी, महंगाई कैसे ख़त्म होगी, इसके बारे में नहीं कुछ कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण से ना किसी का पेट भरता है, ना ही किसी को रोज़गार मिलता है, ना पलायन रुकता है, और महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती चली जाती है। नहीं, तो आपने 2020 के चुनाव का जिक्र किया अभी, और आपने कहा कि गड़बड़ी हुई इसलिए आप हार गए। जरा से बेईमानी के बावजूद भी अंतर बहुत कम रह गया। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए बेईमानी को हटा दे तो दोनों जो गठबंधन थे उनका 37% वोट था, और ये माना जाता है कि चिराग पासवान चूँकि चुनाव लड़े तो उनके वोट से जेडीयू को नुकसान हुआ और आपको कुछ फ़ायदा हो गया। तो क्या कारण रहा आपके नज़र में, आपकी जो सीटें आई या नहीं आई? एक बात ये भी कही जाती है कि कांग्रेस को आपने ज़्यादा सीटें दे दी इसलिए आप हार गए। ये जेडीयू का आरोप है ना जी। इतने विकास पुरुष आदमी जिन्होंने बिहार को बदल दिया, वो तीसरी नंबर की पार्टी कैसे बन गई फिर? आज तक अपने बलबूते क्यों नहीं सरकार बनाए रखा? या भाजपा भी, खैर मोदी जी ने इतना काम किया। खैर भाजपा का, मोदी जी का तो काम छोड़िए, विश्व की सबसे अमीर पार्टी है भाजपा, सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। प्रधानमंत्री में रैली होती है, पॉलिटिकल रैली, रूप दिया जाता है सरकारी कार्यक्रम का, लेकिन विश्व के सबसे अमीर पार्टी, राज्य, देश के सबसे गरीब राज्य के खजाने से 100 करोड़ खर्च होता है एक बार प्रधानमंत्री आते तो, खजाने से होता है वो। खैर ये बातें अलग हैं, लेकिन आपका जो सवाल है कौन क्या लड़ा, किसका वोट काटा, ये तो आरोप है। इसमें कोई तथ्य भी है ना कि उनकी वजह से बूथ स्टडी तो हम लोगों ने कर रखा है। तो फिर क्यों हारे आपके हिसाब से? मतलब चिराग पासवान का फायदा तो हुआ ही आप लोगों को, क्योंकि जेडीयू के ही सामने उन्होंने ज़्यादातर कैंडिडेट खड़े किए थे। ऐसा नहीं है, उन्होंने नहीं, कुछ सीटें थी लेकिन ज़्यादातर सीट कई जगह जो है चिराग पासवान ने पार्टी के लोगों को जो है खड़ा किया। उसमें ऐसा नहीं है नुकसान किसको पहुंचाया नहीं पहुंचाया, लेकिन चिराग पासवान जी के भी स्ट्रेंथ पता चल गया कि क्या है। एक जीता और एक जो है वो भी भाग गया, नीतीश जी लेकर के चले गए। सवाल ये खड़ा नहीं होता, आप तीसरी नंबर की पार्टी है,
ऐसे विश्लेषण किया जाए तो हम भी कई विश्लेषण हम भी कर सकते हैं जिसके वजह से जो है हम जो सीटें हारे हैं। लेकिन आप तो विकास पुरुष हैं ना, आपको किसी और से क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, ये सवाल तेजस्वी जी इस बार भी इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी तक महागठबंधन की सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि भाई कांग्रेस अड़ी हुई है अपनी बातों पर, इसलिए नहीं हो पा रहा। ये सवाल जो 2020 अब का लोग जो कहते थे बस पिछले बार मुकेश सहनी जी उधर थे, अब इधर है। जी तो ऐसा नहीं, देखिए जनता जो है इस बार थक चुकी है इस मौजूदा सरकार से। कितने केंद्र मंत्री हैं बिहार के, और केंद्र मंत्रियों का काम बिहार के लिए क्या रहा है? जो बिहार से एक एक काम कोई नहीं गिना सकता। हम अपने काम को गिना सकते हैं, लालू जी के मुख्यमंत्री काल के काम को गिना सकते हैं, लालू जी के रेल मंत्री के रहते हुए जो उन्होंने काम किया बिहार के लिए वो हम गिना सकते हैं। बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री, दोनों का एक एक कोई काम बता दें जो दिखता हो। देखिए लोग जो हैं अब खटारा सरकार पे विश्वास करना नहीं चाहते। अब लोगों को चाहिए नई सरकार जिसके पास विजन हो। ये लोग पुराने सोच के लोग हैं, अब कोई नयापन नहीं है। अब बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है। वही लोग हैं जो 20 साल से मंत्री रहे हैं या प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, वही लोग हैं, और तो कोई है ही नहीं। और सबको लोगों ने देख लिया 20 साल तक। सब निकम्मे लोग हैं, कोई काम इन लोगों को ना विजन है ना रोड मैप है, नहीं बताते। हम तो बताते हैं अपना विजन, अपना रोड मैप। कल हमने छात्र और युवा संसद किया, हमने अपना विजन बताया युवाओं के लिए क्या है, हम कैसा बिहार देखना चाहते हैं। और हमको दिल से तकलीफ़ होता है कि बिहार सबसे गरीब है। हम चाहते हैं एक मौका मिले तो बिहार को आगे हम ले जाएं। हम चाहते हैं यहाँ SEZ लगे, IT पार्क लगे, IT हब लगे, डेटा सेंटर्स खुले, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, फिशरी का हो या डेयरी का हो, इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो। हम चाहते हैं यहाँ वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। हम चाहते हैं यहाँ एजुकेशनल सिटीज़ बने। हम चाहते हैं खिलाड़ियों के लिए हो काम, और हमने किया है। स्पोर्ट्स पॉलिसी बना करके हमने 73 ऐसे खिलाड़ी जो बिहार के लिए, देश के लिए मेडल लाए, उनको DSP तक का नौकरी का प्रावधान जो है, नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। यहाँ बताइए एक स्टेडियम नहीं है ढंग का। तो हमारे पास विजन है, इन लोगों का कोई विजन नहीं है। इन लोगों का दिन भर भाजपा के लोगों को आप नहीं बताओगे कि ये क्या करेंगे। कभी नहीं सुनते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, या हमने 20 साल क्या किया है उसका रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। दिन भर लालू जी और तेजस्वी को गाली देंगे। और सरकार 20 साल से ये है, पूछेंगे 20 साल, अब बताएंगे देखो 20 साल पहले क्या होता था। अरे आप 2005 से 25-20 साल का हो गया होगा जो पैदा हुआ होगा, आपने क्या किया उनके लिए, या आगे उनके भविष्य के लिए आप क्या कीजिएगा? कोई रोड मैप, कोई तो विजन। प्रधानमंत्री पिछली बार भी जो आए तो उन्होंने यही आरोप लगाया कि परिवारवादी पार्टी है। मतलब 2005 में क्या आरोप था, 2010 में क्या था, 2015 में क्या था, 2020 में क्या है, 2025 में क्या है? कुछ नयापन नहीं है। जनता ने नकार दिया ना। सबसे बड़ी पार्टी हम है ना। प्रधानमंत्री जी के आरोपों को धकेल दिया। आप बताओ, आपने 20 साल और 11 साल आपने क्या किया केंद्र? नहीं, उन्होंने दलितों के अपमान की बात भी इस बार कह दी कि जो लालू जी की फोटो को ले अम्बेडकर जी का अपमान सदन में करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो अमित शाह जी है। यहाँ कोई अपमान हुआ ही नहीं। ज़बरदस्ती का आपको बस प्रोपेगेंडा अगर चालू करना है तो आपको मुबारक, कोई रोका थोड़ी है। हाई कोर्ट चले जाइएगा, हाई कोर्ट के सामने जो मूर्ति है अंबेडकर साहब की, किसने स्थापित की? संविधान को मानने वाले लालू जी हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लालू जी हैं, गरीबों में ललक जगाने वाले लालू जी हैं, अधिकार दिलाने वाले, बोली देने वाले लालू जी हैं। और संविधान को ख़त्म कौन करना चाहता है?
आज ही आप देखिएगा जी, एक आरएसएस के हौसबोले जी का बयान आया। होसबोले जी का बयान आया कि प्रेम्बल्स में से सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट या समाजवादी जो शब्द जो है धर्मनिरपेक्षता वो हटा देना चाहिए। मतलब क्या है? नहीं, उनका आर्गुमेंट ये कि ये इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया था, बाद में। आर्ग्यूमेंट वो कुछ भी करते रहे, ये तो तरीका है ना कि आप संविधान को ख़त्म करने के रास्ते पे चल रहे हैं। इनका शुरू से रहा है, तो ये अपमान नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर का। आपने कहा एनडीए में चेहरे नहीं है, सब थके हुए हैं, नया चेहरा एक चिराग पासवान जी को पेश करने की कोशिश की जा रही है, वो खुद को पेश कर रहे कह लीजिए। तो दो बातें, एक तो हमसे जब बातचीत की तो आपके बारे में जब हमने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे भाई है, लालू जी मेरे माता पिता की तरह है, राबड़ी जी, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। पर वो जो बिहार में इस बार आ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, खुद तो नहीं कह रहे लेकिन उनकी पार्टी कह रही है। देखिए, हमारे बड़े भाई हैं और छोटे भाई होने के तौर पे हम उनको बार बार सलाह देते हैं, सबसे पहले शादी कीजिए। मेरे 2 बच्चे हो गए, अब तो शादी कर लीजिए चिराग जी। दूसरी बात, रामविलास जी के, स्वर्गीय रामविलास जी के बेटे हैं, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में वो विश्वास करते हैं। उन्हीं रामविलास जी के पुत्र हैं जिन्होंने गोधरा जब हुआ था तो इस्तीफा दिया था, फिर पाकिस्तान भी गए थे। वही रामविलास पासवान जी जो आरक्षण का समर्थन करते थे, ये चिराग पासवान जी कहते हैं क्रीमी दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इनकी क्या विचारधारा है, तो लगता तो है कि बस व्यक्तिगत हित सर्वोपरि है। ही डजंट हैव एनी आइडियोलॉजी। अगर आइडियोलॉजिकली आप हैं तो गंभीर से गंभीर सवाल पर आप चुप क्यों रहते हैं? आरक्षण जैसे मसलों को लेकर पर जो लेटरल एंट्री पर तो उन्होंने विरोध किया था आरक्षण का। सबसे पहले मुद्दा हमने उठाया था, सबसे पहले ट्वीट करके विरोध किया, आप देखिएगा। लेकिन ये तो वही चिराग पासवान जी बोलते थे क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण छोड़ देना। खुद कहाँ से आप लड़ते हैं? खुद रिजर्व सीट से लड़ते हैं। हमने बात 65% आरक्षण बढ़ाया, जाति आधारित गणना बिहार में करा के हमने मांग की शेड्यूल 9 में डालो। चिराग पासवान जी खामोश क्यों है? इस पे एक शब्द क्यों नहीं बोलते? बीजेपी लगातार हिंदू मुसलमान की बातें करती है, आप कहने के लिए कुछ कथनी और करनी में आपका अंतर है। वो कहते हैं ना कि ये सब मंदिर कहते हैं, लेकिन कमा तो उल्टा बीजेपी का करते हैं। वक्फ बोर्ड को भी लेकर के उधर ही वोटिंग की, वही साथ दी। चेहरा कुछ दिखाना है कि आप भाई आइडियोलॉजिकली मान रहे हैं, लेकिन करनी आपका कुछ और है। तो लेकिन चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग के मंत्री हैं। बिहार में बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि इसके मंत्री हैं, क्या चीज़ के मंत्री हैं। लेकिन अब तो हो गया साल भर से ज़्यादा, कौन सा फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ खोला है? नहीं, उनकी चर्चा इस बार इसलिए भी हो रही है कि पिछली बार वो अलग लड़े थे तो 6-7% वोट ले गए थे, और इस बार चूंकि वो एनडीए की तरफ चल रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि एक उसका फ़ायदा मिलेगा एनडीए को। अब लोग को ड्राइंग रूम में बैठ के कैलकुलेशन करना है तो करें। इस बार बिहार के लोग क्रांति लाने जा रहे हैं, ना सिर्फ नारों में बल्कि नतीजों में भी। पिछली बार जो नारा आपका चला था, जो रोज़गार वाली बात थी, बहुत युवाओं को आकर्षित भी किया, 10 लाख नौकरी वाला, इस बार वो क्या नारा होगा? इस बार किस चीज़ के लिए लोगों को आप यूनिवर्सली, मतलब जिसको आप जाति धर्म से अपील कर सकते हैं, वो क्या होगा? वो महिलाओं को पैसे देने वाली बात है, वो योजना होगी या कोई और बात? हम लोग तो कई चीज़ें ला रहे हैं, किसानों के लिए भी ला रहे हैं, मजदूरों के लिए भी ला रहे हैं, महिलाओं के लिए भी ला रहे हैं, बुजुर्गों के लिए भी ला रहे हैं, नौजवानों के लिए भी ला रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के लिए हम लोगों को काम करना है। हमको बिहार को अव्वल राज्य में लेके जाना है, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, और ऐसी सरकार देना है जहाँ सुनवाई भी हो और कार्रवाई भी हो। भ्रष्टाचार से हमको मुक्ति, बिहार को मुक्ति चाहिए। लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से लोगों को मुक्ति चाहिए, गरीबी से लोगों को मुक्ति चाहिए। इन सब चीज़ के लिए हम लोग काम करेंगे।
नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि पैसा ही नहीं, बजट ही नहीं, जितना आप आवंटन की बात कर रहे हैं कि 2,500 रुपया 3,000 रुपया हम देंगे, लेकिन उतना पैसा ही बिहार के बजट में नहीं है। वही वाली बात है 2020 वाली, कहाँ से लाएगा कहाँ से लाएगा। ये तो पेंशन वाले में भी बोल रहे थे कि कहाँ से आएगा पेंशन का पैसा, तो क्यों 1100 रुपया किया आपने भाई। आप जो बात कर रहे हैं कि समाज का हर तबका त्रस्त है, लेकिन ये एक धारणा तो लगातार विपक्ष की तरफ से भी बनी हुई है और भी बनी हुई है कि भाई वापस जंगल राज लौट के आएगा। लोगों में एक डर रहता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपकी शासन में। AK-47 मिल रहा है सत्ताधारी पार्टी के यहाँ से। जो AK-47 गोली चला रहा है मोकामा में, उसको आप जेल से बाहर निकलवाते हो, आप पैरोल देते हो, आप उसके लिए नियम बदलते हो। हम 17 महीने 18 महीने रहे, कौन सा जंगल राज देख लिया लोगों ने? कौन सी बच्चियाँ महिलाओं सड़क पे उतरना छोड़ दी? इतना तो क्राइम नहीं बढ़ा था। आज जाइए नीतीश जी के गृह जिला में बच्ची के साथ रेप करके पैरों में कील ठोक दिया जाता है, खेत में लाश को फेंक दिया जाता है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। सीतामढ़ी में बच्ची के साथ 11 साल की बच्ची के साथ हुआ, यहाँ मुजफ्फरपुर की बच्ची के साथ हुआ, कुर्नी की बच्ची थी, 4 घंटे अस्पताल के बाहर रही। PMCH सबसे बड़ा संस्था बिहार सरकार का अस्पताल, एडमिशन नहीं मिला, इसकी वजह से उसकी जान चली गई। ये जंगल राज नहीं है। मेरे घर के बाहर गोलियां चल रही हैं, क्या ये जंगल राज नहीं है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ बिहार में जो हम लोग अभी देखने को मिल रहा है। तो बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बार बार ये कहते हैं कि देखिएगा, अपने विफलताओं को छुपाने के लिए कुछ भी कहानी गढ़ देना कोई मतलब है क्या? आप उनके बोल देने से बिहार के लोग मान लेंगे क्या? कुछ भी क्या, कुछ बोलने के लिए होगा थोड़ी। नहीं, पर आपको मौका तो नहीं दे रहे हैं ना, मतलब मान तो रही है इस प्रचारक को कहीं ना कहीं। क्या परिवारवाद ठीक है, बहुत बुरा है ना, तो चिराग पासवान जी को क्यों बनाए मंत्री? जीतन राम मांझी जी को क्यों मंत्री बनाए? ये तो हम सवाल पूछेंगे। संजय झा जी की दोनों बेटियों को भारत सरकार का वकील कैसे सुप्रीम कोर्ट में कैसे बना दिया गया? एक साथ दोनों का नोटिफिकेशन, आज तक हुआ ऐसा? आपका NDA की सरकार में 50% कैबिनेट मंत्री परिवारवादी है, वो कैसे? चारा घोटाला की बात करते हैं तो नीतीश मिश्रा जी, जगन्नाथ मिश्रा जी जो सजा याफ्ता हैं, उनके बेटे को आप मंत्री क्यों बनाए हो? ये प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने में, कलाकारी करने में माहिर हैं। इनसे इस फील्ड में कोई जीत नहीं सकता। नहीं, तो एक बात अब ये पूछना चाहता हूँ कि 2.5 साल पहले तक आपके जो चाचा है नीतीश कुमार जी, वो कहते थे कि मेरे उत्तराधिकारी तो तेजस्वी होंगे। वो सबको बोलते हैं। हम चिराग पासवान को सावधान किए हुए हैं कि बोलेंगे तुमको भी बोलेंगे, और मानना मत ये बात, तो चढ़ाएंगे, चढ़ना मत। आप चढ़ गए थे? नहीं, हम तो जानते थे। हम उनको बोले कि ये बात मत बोलिए हमको, आपको जब तक रहना रहिए। नहीं, तो फिर क्या हुआ कि वो अचानक से पाला बदल के ले गए? मतलब ये कहा गया कि कांग्रेस सीरियस नहीं। हम तो सबसे बड़ी पार्टी थी ना जी। मुख्यमंत्री पद का दावेदारी तो हमारा बनता है मजबूत, लेकिन हमने फिर भी तीसरी नंबर वाले पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। एक विचारधारा को देख के RSS और भाजपा सत्ता में ना आए, इसको हटाने के लिए, दूर रखने के लिए सत्ता से, इसलिए हमने गठबंधन की। और हमको एक मौका भी मिला जहां हम काम कर सके, और हमने काम भी किया। नहीं, इतनी जल्दी नीतीश जी पलट क्यों गई है? मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने की बात होगी कि वो यहीं पटना में आपने उनके जितने आसपास भूंजा पार्टी वाले जो लोग हैं, वो सब ED और CBI की गिरफ्त में, चाहे रिटायर्ड अधिकारी हो। और संजय झा जी तो अरुण जेटली जी के कोटा से ही हैं, आप तो जानते ही होंगे। अब तो BJP, अब तो उनके मंत्री कहते हैं RSS कोटा चलता है, तो खुद ही साबित कर दिया, हाईजैक हो गए सब। जदयू में अब जितने जो जदयू को लोग चला रहे हैं, वो केवल अब इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, पार्टी को सींचने के लिए नहीं है, और सब BJP के इशारे पे काम हो रहा है। और मैं दावे से कहूँगा कि जदयू का भी टिकट अमित शाह, संजय झा वगैरह के ज़रिए बंटवाने का काम करेंगे। नहीं, तो फिर लोकसभा चुनाव में आपको सफलता क्यों नहीं मिली? अगर इतना नाराजगी थी जो बाकी राज्यों में मिली, उत्तर प्रदेश में मिली। लगभग पहले से तो बेटर परफॉर्मेंस हुआ हम लोगों का जी, और अचानक से आप जान रहे हैं नीतीश जी ने भी पाला जो है वो बदला। और लेकिन फिर भी हम लोग जो है
पिछले 19 के मुकाबले इस बार हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया और उम्मीद है जो भी कमियां होंगी उसको आने वाले समय में हम लोग जो है दूर करेंगे। एक जो धारणा बनी है कि आपका वोटर MY मतलब मुस्लिम यादव की वाली बात है, तो ये आप तोड़ने के लिए इस बार कुशवाहा को ज़्यादा वोट देंगे या? आप बताइए ना, 20 में अगर दोनों गठबंधन में 12,000 का ही मात्र डिफरेंस था बेईमानी के बाद, तो हमको तो वोट सब देता है। तो फिर ये बार बार बात क्यों कही जाती है कि MY कौन बोलता है? जो प्रोपेगेंडा, जिसको डर है, जो मेरा ओपोनेंट है, जो ऑपोजिशन में है, वो इस बात को प्रचारित करता है। एक ऐसा खास वर्ग, जब लालू जी ने परिवर्तन किया, सामाजिक न्याय किया, वो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं जो सीमित है। नहीं, पर दूसरे समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा क्या इस बार? देखिए, हम एक नौजवान हैं, नए सोच के साथ नया बिहार को बनाना है। मेरी जाति, धर्म, कर्म सब युवा है। तो परिवार से भी चुनाव लड़ेगा कोई या आप अकेले ही लड़ेंगे? अभी कोई नहीं लड़ेगा। आप अकेले ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? हम तो लड़ेंगे नहीं, आपके अलावा कोई नहीं लड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? और हम भी लड़ेंगे। इसका डिसीजन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके भाई को पार्टी से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया। वो उनका निर्णय है, वो बेहतर जानते हैं परिवार और पार्टी के लिए क्या बेहतर है। नहीं, पर आप भी भाई है, मतलब भाई के रूप में। लेकिन परिवार के मुखिया और पार्टी के मुखिया आदरणीय लालू जी, उनसे समझदार हमको नहीं लगता कि कोई है। और उन्होंने निर्णय लिया है तो पार्टी को देखते हुए और परिवार को देखते हुए निर्णय लिया। जो आपके एक और बड़े सहयोगी है कांग्रेस पार्टी, वो इस बार तो काफ़ी सक्रिय है, मतलब राहुल गांधी बार बार दलितों के बीच में जा रहे हैं। हम लोगों में लगातार बातचीत होती रहती है। हम लोग चाहते हैं कि सक्रिय हम सब लोग मिल कर के रहें और जनता की आवाज़ को जो है उठाने का काम करें। और ये जो निकम्मी सरकार है, 20 साल से जिन्होंने बिहार का शोषण, दोहन सब किया है जी, इनको हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकें। इसलिए हम लोग मिल कर के काम करें। सक्रियता है, हम तो चाहते हैं और सक्रियता बढ़े। ये तो राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो लेख लिखा, जिससे ये पूरा आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, कि उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में होगा। ये आप तो देख ही रहे हैं, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि अचानक से जहाँ चुनाव है वहाँ 2 महीने पहले आप पूरा वोटर लिस्ट ही ख़त्म करके नया जरिए बनाओगे। पर आप 25 दिन में कैसे बन जाएगा 8 करोड़ लोग? पर कांग्रेस ही कह रही, आप ही लोग कह रहे हैं ना कि इसमें डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऐसे हैं जो आप दे ही नहीं पाइएगा। अगर कराना था तो लोकसभा के बाद करा लेते। तो ये तो पूरी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली बात है। नहीं, तो इसको आप जैसे कह रहे हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली बात है, तो पहले आप लोग कहते थे कि EVM में खराबी है, अब आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। अब इसका जवाब आप बताइए। जब आखिरी बार ये जब हुआ था इलेक्शन कमीशन, तो 2 साल लगे थे। अभी मानसून चल रहा है, बाढ़ है। बाढ़ में 73% बिहार का क्षेत्र जो है बाढ़ से त्रस्त रहता है। अपना जान लोग बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट देगा। और भी डॉक्यूमेंट ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, आधार जन्म प्रमाण पत्र का कार्ड नहीं मानेगा, बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगा आपका भी, आपके बाबूजी का भी, आपके माताजी का भी। बिहार में कितने बाबूजी लोगों के पास, माताजी लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है? कितना लोगों के पास जो मैट्रिक नहीं किया होगा, जो इंटर नहीं किया होगा, उसका क्या होगा? वो कहाँ से लाएगा? क्या डॉक्यूमेंट लाएगा? रजिस्टर्ड लगभग 3.25 करोड़ बिहारी पलायन करते हैं, उनके लिए क्या है? अब 25 दिन में कैसे हो जाएगा? हम लोगों ने भी जाति जनगणना कराई आधारित, 9 से 10 महीने लगे बिना डॉक्यूमेंट लिए हुए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया, लिखा सिर्फ घर घर जाके। यहाँ तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो सबसे आखिर में तेजस्वी जी, कितनी सीटें मिलेंगी आपको? अभी भी बहुमत अगर मिल रहा है तो कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, ये स्पष्ट है। और कंफर्टेबली हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। इसलिए लोग अभी टेंशन में हैं। और जब हार का डर होता है तो जितने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको आगे कर दिया जाता है, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन को किया जा रहा है।
इसके बाद भी अभी ईडी बाकी है बिहार में, सीबीआई बाकी है, इनकम टैक्स बाकी है, अभी सब आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। कोई राज देश भर का ऐसा राज नहीं होगा जहाँ से बीजेपी अपने सभी समर्थकों को बुला के यहाँ कैंपेनिंग कराएंगे और प्रधानमंत्री जी आके बोलेंगे हमको सत्तू हम डेली पीते हैं, लिट्टी हम डेली खाते हैं, बिहार से पुराना रिश्ता है। तो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री है, अच्छी बात है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे आपके हिसाब से? अमित शाह जी ने तो स्पष्ट कर दिया ना। नहीं, उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव के बाद कौन होगा वो समय बताएगा। हाँ, ये बात तो उन्होंने कही इकोनॉमिक वो टाइम्स तो आपने आर्टिकल में भी देखिएगा जी। अब तो सुनने में आ रहा है कि बुला बुला के भी पत्रकारों को ये स्पष्ट बात बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब ये तो अमित शाह जी बताएंगे और नीतीश जी तो बेचैन हैं इस चीज़ को लेकर के, इनसिक्योरिटी है। लेकिन नीतीश जी भी बेचारे क्या करेंगे, एक तो उम्र है, टायर्ड हो चुके हैं और उनके लोग जो हैं अमित शाह के हाथों खेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी इस बातचीत के लिए। शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े थे तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के नेता। चुनाव को लेकर और राजनीति को लेकर लंबी बातचीत हुई। उनका दावा ये है कि एनडीए के 20 सालों से लोग त्रस्त हैं और इस बार वो महागठबंधन को मौका देने जा रहे हैं। ये इंटरव्यू देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।